नमस्कार दोस्तों, साइंस फ्रंटियर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इससे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें साइंस पूछा जाता है, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएगा आपको। अभी 6-7 दिन पहले मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट का भी प्रश्न यही था। उसी भी क्वेश्चन को देखकर हम सोचे कि इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लंबी वीडियो में। वीडियो लंबी नहीं होगी, 10 मिनट का टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे हम लोग सामान्य जीवन में क्या करते हैं कि जैसे पढ़ा रहे हैं आपको लोगों को, चाहे बता रहे हैं, चाहे बातचीत कर रहे हैं, खेलना कूदना, साइकिल चलाना, ये इन सारी क्रियाओं को हम लोग क्या कह देते हैं, कार्य कह देते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान के अनुसार कार्य किया हुआ तभी माना जाएगा जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन होता है, तभी हम किया हुआ कार्य को मानते हैं कि कार्य हुआ है। और अगर हम भौतिक विज्ञान के अनुसार परिभाषा देखें, ये परिभाषा एनसीईआरटी का है। अगर अलग अलग किताबों में बहुत आसान परिभाषा है, लेकिन एनसीईआरटी को प्रीफर करता है रेलवे, तो उसी से हम लोग परिभाषा को उठा लिए हैं। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित किया जाता है, या अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो मतलब किया हुआ कार्य तभी माना जाएगा जब वस्तु पर बल लगाकर वो वस्तु में विस्थापन किया जाए। ठीक है, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक संकल्पना को मतलब क्या कहता है कि कार्य किसे कहा जाएगा, तो वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। मतलब जो वस्तु है उस पर कोई ना कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी विज्ञान के अनुसार कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा, उसको कार्य माना ही नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए हम पूरा दम लगा के इस दीवार को ढकेले, लेकिन ढकेल नहीं पाएंगे क्योंकि बल तो लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो वो कार्य नहीं है विज्ञान के अनुसार। अब आ जाते हैं नियत बल द्वारा कार्य किया गया कार्य कैसे निकालते हैं हम। मान लीजिए कि कोई बल F है और बल F द्वारा नियत बल है। नियत बल जरूरी है क्योंकि 9 और 10 में हम लोग नियत बल ही पढ़ते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही 11th में जाएंगे तो वहाँ परिवर्ती बल विधि आता है, तो उसका वेक्टर में जब पढ़े ही होंगे आप लोग, जो भी 10+2 किया होगा वो पढ़ा होगा। तो नियत बल अगर F द्वारा W कार्य किया जाता है, तो वह W का गणना कैसे किया जाता है, किए कार्य का गणना कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कोई लकड़ी का ब्लॉक है, चाहे लोहे का ब्लॉक मान लीजिए, इस पर बल F लगाया गया और बल F की दिशा में विस्थापन D हुआ, चाहे एनसीईआरटी में S दिया है, तो S मान लीजिए चाहे D मान लीजिए, ये D विस्थापन हुआ है, चाहे S मान लीजिए, S हम D माने हैं क्योंकि पुरानी किताबों में D ही माना है। तो W कैसे निकालेंगे, तो W = हो जाएगा इस बल का परिमाण और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। जो किया गया कार्य होगा ये इस बल का परिमाण, जो बल F है इसका परिमाण और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा किया गया कार्य। अब मान लीजिए कि ये लकड़ी के ब्लॉक पे अगर हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं और उस बल की दिशा से थीटा कोण पर विस्थापन हो जा रहा है, तब किया गया कार्य की गणना कैसे करेंगे। मान लीजिए बल की दिशा हम ऐसे रस्सी बांध के इसको ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन वस्तु किधर विस्थापित हो रही है, इधर। तो बल तो हम इधर लगाए और वस्तु का विस्थापन किधर हुआ, इधर हुआ। तब हम किए गए कार्य की गणना कैसे करेंगे, तो अगर इस बल को हम रिजॉल्व करें, मतलब तोड़ें, तो इसका क्षैतिज घटक बनता है F cos थीटा। ठीक है, और मतलब ऊर्ध्व घटक बनता है F sin थीटा। तो हमको ऊर्ध्व घटक से कोई मतलब है नहीं, हम बस इतना जान लेते हैं कि वस्तु के विस्थापन के दिशा में F cos थीटा बल लगा है। ठीक है, अब उस समय हम वस्तु को कैसे मतलब किए गए कार्य को गणना कैसे करेंगे, तो W = F cos थीटा × D हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो FD cos थीटा। ठीक है, 11th में दूसरा चैप्टर है भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, ये डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है FD cos थीटा। वो उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग कंपटीशन में जो पूछा जाता है उसी से मतलब रखना है, सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना है हम लोग को। तो W = FD cos थीटा हो जाएगा। मतलब वस्तु विस्थापन और बल के बीच का अगर थीटा कोण हो तो cos थीटा के अनुसार हम उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो कार्य का मान अधिकतम प्राप्त होता है। अभी हम इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि कब कार्य धनात्मक होता है, कब कार्य ऋणात्मक होता है, कब कार्य 0 होता है।
अब हम आ जाते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए अभी हम बताए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। मान लीजिए W = F × D होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और D क्या है, विस्थापन है, इसका मतलब न्यूनतम दूरी है, दूरी ही है, तो इसका मात्रक मीटर ही होगा। ठीक है, तो W का मात्रक हो जाएगा न्यूटन × मीटर, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, जूल। ये जो मात्रक है एसआई पद्धति में है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है LP CBT 1 में, वो इससे पूछा गया है। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो अर्घ होता है। अब 1 जूल = 10⁻7 अर्घ होता है। अब ये 7 अर्घ कैसे आता है, आइए हम देख लेते हैं। तो अभी हम बताएं कि कार्य का मात्रक जूल होता है, F × D, बल का मात्रक न्यूटन एसआई पद्धति में, और दूरी का मात्रक मीटर। इसे हम क्या कह देते हैं, न्यूटन × मीटर को क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये 1 जूल = 10⁻7 अर्घ कैसे आया। तो न्यूटन का अगर CGS पद्धति में मात्रक देखें, मतलब बल का अगर CGS पद्धति में मात्रक देखें तो डाइन होता है। और यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर अगर इसका न्यूटन का मान रख दे तो 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है, तो न्यूटन के जगह पे हमने क्या कर दिया, डाइन रख दिया, 10⁻5 डाइन। और मीटर के जगह पे, मीटर का मात्रक जो है CGS पद्धति में, मतलब लंबाई या दूरी का मात्रक CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे मीटर के जगह पे अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा है, आधार बराबर है, तो 10⁻7 डाइन × सेंटीमीटर। डाइन × सेंटीमीटर को हम लोग क्या कह देते हैं, अर्घ कह देते हैं। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे के विभिन्न, मतलब ग्रुप डी और LP में। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, बहुत सारे लड़के इसको मार के आते हैं 1 जूल बराबर 10⁻7, और दोनों ऑप्शन में रहता है। ये भी अभी हमसे भी मिस्टेक हुआ। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10�5 डाइन होता है। अगर इसी को उल्टा कर दें, देखो उल्टा सीधा में ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो ये मान लो कि ये गुणा है, अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे 10�5 हो जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होगा, अगर ये तुमको याद है, ये नहीं निकालने आ रहा है, तो कैसे निकालोगे। देखो मान लो तुमसे पूछ दिया कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होगा, और तुमको ये याद है कि 1 न्यूटन बराबर 10�5 डाइन होता है। तो अगर ज़्यादा कुछ सोचो, उस समय एग्जाम प्रेशर इतना रहता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो एकदम प्रैक्टिकली जाना है। 1 न्यूटन इधर है और 10�5 डाइन है, इंटू डाइन। इसको मान लो कि ये गुणा किया गया है, ठीक है, इंटू को गुणा। अब अगर हम इधर गुणा हुआ है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 10⁻5, और ये इधर कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं। तो 1 डाइन बराबर, अब इस 10�5 नीचे है तो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 डाइन बराबर 10�5 न्यूटन। ऐसे कभी कभी निकाल लिया जाता है। मान लो दिमाग नहीं काम कर रहा है तो उस टाइम ये सब भी तरीका भी अपनाया जाता है। ठीक है, तो कार्य का CGS पद्धति में मात्रक 10⁻7 अर्घ, मतलब कार्य का CGS पद्धति में मात्रक होता है अर्घ, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। अब इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि कब कार्य धनात्मक होता है, कब कार्य ऋणात्मक होता है, और कब कार्य शून्य होता है। अब हम समझेंगे कि कार्य कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब कार्य शून्य होगा। धनात्मक कार्य कब होता है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री से अधिक या 0 डिग्री और 90 डिग्री से कम होता है, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसको अगर आप बल इस दिशा में लगाए, उससे थीटा डिग्री पे, मान लीजिए थीटा 30 डिग्री पे विस्थापित हो जा रही है, तो वहाँ पे कार्य किया गया कार्य जो होगा, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा।
अब देखिए कभी कल क्या होता है कि जैसे जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो जाता है, तो बल और विस्थापन के बीच अगर 0 डिग्री कोण बनता है उस स्थिति में भी कार्य धनात्मक ही होता है। अब हम आ जाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, इसी को समझ लेते हैं, जैसे कोई आप वस्तु को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि आपने बल को नीचे से ऊपर की ओर लगाया और विस्थापन भी ऊपर की ओर हुआ, तो बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, तो बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण बना है, इसलिए आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जो नीचे से ऊपर उठाया है। ठीक है वस्तु को। ये क्वेश्चन मतलब ऋणात्मक कब कार्य होगा? कार्य ऋणात्मक कब होता है? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 270 डिग्री से कम हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा कार्य। अब इसका उदाहरण क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, चाहे छोड़िए, कोई वस्तु गतिमान है, कोई वस्तु चल रही है, जैसे ये पहिया ही है, तो मान लीजिए घर्षण बल किस दिशा में लगता है कि घर्षण बल वह बल होता है जो गति के मतलब गति का विरोध करता है, वस्तु की गति का विरोध करता है। तो मान लीजिए अगर इस पर इस दिशा में बल लग रहा है, मतलब घर्षण बल, अगर ये वस्तु अपने मतलब लुढ़क रही है फर्श पे, तो घर्षण बल, वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा है? इधर, और घर्षण बल किधर लग रहा है? इस दिशा में। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु के विस्थापन इस दिशा में है और घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है, मतलब वस्तु और विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण बन गया? 180 डिग्री कोण बन गया। वस्तु है जो इस दिशा में गतिमान थी और घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बन गया, और काश 180 डिग्री का मान होता है -1, तो इसलिए जो किया गया कार्य होगा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर यहाँ पे काश 180 रखेंगे तो किया गया कार्य का मान ऋणात्मक हो गया। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर उठा रहा है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? वो भी ऋणात्मक होगा। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए W, उसका भार नीचे की ओर काम कर रहा है, मतलब जिस बल से पृथ्वी अपने और किसी वस्तु को खींचती है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। अगर लेकिन आप उसको विस्थापित किधर कर रहे हैं, उठा किधर रहे हैं? ऊपर की ओर, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसलिए गुरुत्व बल के विरुद्ध अगर कार्य पूछेगा तो वहाँ पे ऋणात्मक मान आएगा। ये क्वेश्चन आया था ALP का CBT 1 का, जब मैं 2018 में दिया था पेपर, उस टाइम क्वेश्चन पूछा था। उसका आंसर -200 जूल आ रहा था और ये दोनों ऑप्शन में था, और वहाँ पे गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य पूछा था, तो ऋणात्मक वाला आंसर सही था। बहुत लोगों ने ये 200 जूल मार के आए थे, जो कि गलत है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य पूछा था, मतलब पृथ्वी की जिस बल से अपनी ओर आकर्षित कर रही है उसके विरुद्ध विस्थापन हो रहा था, इसलिए कार्य का मान ऋणात्मक आया था। अब हम जानते हैं कि शून्य कार्य कब होता है? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो किया गया कार्य का मान शून्य होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री, W = FD cos थीटा से cos 90 डिग्री का मान रखेंगे, तो किया cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए किया कार्य का मान शून्य होता है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे कोई कुली स्टेशन पे लगेज लेकर कुछ दूर तक पहुंचाता है हम लोगों को, तो उसका पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के अनुसार उसके द्वारा किया कार्य शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? कि जैसे मान लीजिए वो माथे पर लगेज लेके चल रहा है, तो उस लगेज का भार किधर कार्य कर रहा है? नीचे की ओर, और किस दिशा में चल रहा है? मान लीजिए इस दिशा में चल रहा है, उसके मतलब भार के लंबवत चल रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो भार और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बन गया, इसलिए भौतिकी के अनुसार उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर वो आपसे अगर पैसा नहीं देंगे तो। ठीक है, हम समझते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान शून्य कैसे होता है? तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो मान लीजिए कि ये वस्तु है, वस्तु का भार W, चाहे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, छोड़िए, भार से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। तो जानते हैं कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है तो उसके द्वारा
केंद्र की तरफ अगर वृत्तीय गति कर रही है तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उस बल का नाम होता है अभिकेंद्र बल। ठीक है। और विस्थापन का मान जो होता है, विस्थापन का जो दिशा होगा वो जैसे मान लीजिए वृत्तीय पथ है तो उसका जो टेंजेंट है उस दिशा में विस्थापन हो रहा है। विस्थापन की दिशा अगर निकालना हो, चाहे वेग की दिशा निकालना हो, तो उसके जो टेंजेंट होता है वृत्तीय पथ का, उसका दिशा होता है। और ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है। दोनों परस्पर क्या है, 90 डिग्री पे हैं। तो बल और विस्थापन के बीच का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो उस समय भी बल और विस्थापन के बीच अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उस समय भी और किया गया कार्य का मान शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है। अगर जब विस्थापन ही ना हो, ठीक है, जब विस्थापन है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस दीवार पे बल तो लगा रहा हूँ, लेकिन ये विस्थापित नहीं हो रही है, मतलब पीछे हट नहीं रही है। तो यहाँ पे जब विस्थापन ना हो तो किए गए कार्य का मान भी शून्य होता है उस समय भी। जब बल ही ना लगे, जैसे आप बल ही ना लगाए, चाहे लगे ही ना बल, तो उस समय भी किए गए कार्य का मान शून्य होता है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि किया गया कार्य, जो कार्य है वो एक अदिश राशि है। इसको तो एकदम याद रखिए। कार्य ऊर्जा के समतुल्य माना जाता है। अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो थर्मोडायनेमिकली ना देखें तो कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही माना जाता है। तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों याद रखिए। कोई भी ऊर्जा हो दुनिया का, वो अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा दोनों अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक जानते ही हैं, एसआई पद्धति में अभी बताया जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो कार्य से लगभग एक छोटा सा वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।